नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में ओमिक्रॉन के 800 से अधिक मामले, दिल्ली में सबसे अधिक 238 संक्रमित। स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक। देश में अब तक 143 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण। सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा कदम। रक्षा मंत्रालय ने और 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया बैन। अगले 3 साल में चरणबद्ध तरीके से होगा कलपुर्जों का देश में निर्माण। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम। पिरामिड और धन प्रसार योजनाओं पर लगेगी लगाम। कंपनियां कस्टमर्स की शिकायतों के लिए भी होंगी जवाबदेह। 90 दिनों के भीतर करना होगा नए नियमों का अनुपालन। उच्च शिक्षण संस्थानों की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 जारी। आईआईटी मद्रास लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर। राज्य सरकारों की ओर से संचालित तकनीकी विश्वविद्यालयों में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर। बारिश और शीतलहर से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पारा 0 से 10.4 डिग्री सेल्सियस नीचे। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई स्थानों पर तापमान में गिरावट। और भारत में अभी तक कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के 800 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 241 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। राज्य सरकारों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में सबसे अधिक 238 मामले दर्ज किए गए हैं और इसके बाद महाराष्ट्र में 167, गुजरात में 73 नए वेरिएंट के केस आए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय यात्री जिनकी हवाई अड्डे पर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, कुछ दिनों के बाद संक्रमित पाए जा रहे हैं और उनके परिवार के सदस्य भी पॉजिटिव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक ओमिक्रॉन के मरीजों को ऑक्सीजन की मदद की जरूरत नहीं पड़ी है और वे आसानी से ठीक हो जाते हैं। ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कांटेक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं, और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हुए खतरे की समीक्षा करने के लिए आज उसने बैठक की है। दिल्ली सरकार की ओर से कल ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलाई जा रही है, तो वहीं बसों में भी लोगों की संख्या सीट आधी कर दी गई। शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड की सरकारों ने भी पूरे राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। असम में भी रात 11:30 बजे से सवेरे 6 बजे तक लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया यानी कि INSACOG ने कहा है कि इस बात के पुख्ता आंकड़े हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के पास उच्च प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता मौजूद है। हालांकि INSACOG ने वैश्विक डेटा का हवाला देते हुए कहा है कि प्रारंभिक अनुमान में नए वेरिएंट की गंभीरता पिछले वेरिएंट से कम है। देश में अब तक 143 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल देश भर में 64,61,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। इस समय लगभग 77,000 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है।
कल 9,195 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी दौरान 7,300 लोग ठीक हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.40% है, जो कि मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में कोविड-19 के नए मामलों के साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने लोगों और अधिकारियों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य में कोविड मामलों की दर तेजी से दोगुनी होने और मुंबई में संक्रमण के मामले बढ़ने पर चिंता जताई है। रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। 5 के आगे का पॉजिटिविटी रेट निश्चित तौर पर बहुत ही अलार्मिंग होता है। तो हमें रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पिछले सप्ताह की तुलना में दुनिया भर में दर्ज किए गए कोविड-19 मामलों की संख्या में 11% का इजाफा हुआ है, जिसमें अमेरिका में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। अक्टूबर के बाद से केस में लगातार तेजी आई है। WHO की साप्ताहिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 20 से 26 दिसंबर तक दुनिया भर में लगभग 5 मिलियन नए मामले सामने आए। इसमें आधे से अधिक यूरोप में आए हैं, जहां 2.84 मिलियन कोविड के केस आए हैं। हालांकि पिछले सप्ताह की तुलना में केवल 3% की वृद्धि थी। WHO ने कहा कि अमेरिका में नए मामले 34% बढ़े हैं। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की ओर एक और कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय ने 351 उप प्रणालियों और कलपुर्जों के आयात पर पाबंदी लगा दी है। रक्षा मंत्रालय ने 351 साजो सामानों का एक नई सूची की घोषणा की, जिन्हें अगले साल दिसंबर में शुरू होने वाली समय सीमा के तहत आयात करने की अनुमति नहीं होगी। बयान के अनुसार अगले 3 वर्षों में अभी तक आयात की जाने वाली इन 351 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जाएगा। बीते 16 महीनों में मंत्रालय की ओर से जारी की गई ये तीसरी सूची है। देश को सैन्य उपकरणों के निर्माण का केंद्र बनाने के मकसद से ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही मंत्रालय 2500 वस्तुओं की एक और सूची भी जारी उसने की है, जिनका पहले ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है। मंत्रालय के अनुसार इन कदमों से आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। सेना ने हाल ही में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। भारतीय सेना ने इसी संस्थान में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र भी स्थापित किया। यहां पर अत्याधुनिक साइबर रेंज और साइबर सुरक्षा प्रयोगशालाओं के माध्यम से साइबर संघर्ष पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किए गए शोध अगली पीढ़ी की संचार व्यवस्था तक तेजी से पहुंचने की भी मदद करेंगे। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भविष्य के प्रमुख क्षेत्र हैं। और रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि हालांकि अर्थव्यवस्था ने लगातार गति पकड़ी है, लेकिन महंगाई के बढ़ते दबाव के साथ साथ कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रमुख चुनौती बना हुआ है। बुधवार को जारी रिपोर्ट में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अप्रैल-मई 2021 में कोविड दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था ने लगातार सुधार किया। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति और हाल ही में कोविड वायरस के नए वेरिएंट ने मुश्किलें पैदा की हैं। आरबीआई गवर्नर ने आगाह किया है कि सकल एनपीए सितंबर 2022 तक 8.1 से 9.5% तक बढ़ सकता है, जो कि सितंबर 2021 में 6.9% रहा है। उन्होंने एक मजबूत और कुशल वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक की प्रतिबद्धता दोहराई। आरबीआई ने व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के साथ मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास पर जोर दिया।
केंद्र ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नियम देश में प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से खरीदी या बेची गई वस्तु और सेवाओं पर लागू होंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाएं देने वाली सीधी बिक्री से जुड़ी कंपनियों पर भी ये नियम लागू होंगे। ये नियम उन कंपनियों पर भी लागू होंगे जो देश में स्थापित नहीं हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इन नियमों का अधिसूचना की तिथि जो है वो 90 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष विक्रय से जुड़ी मौजूदा कंपनियों को इसका पालन करना होगा। ई कॉमर्स के जरिए सीधे बिक्री कर रही कंपनियों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। सीधी बिक्री करने वाली कंपनियों और विक्रेताओं पर अपने उत्पादों की बहुस्तरीय बिक्री के लिए नए सदस्यों की श्रृंखला बनाने को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष विक्रय और इनसे जुड़ी कंपनियों की गतिविधियों के निरीक्षण या निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करना होगा। प्रत्यक्ष विक्रेताओं की ओर से बेची गई वस्तु या सेवाओं से जुड़ी शिकायतों की कंपनियों की जवाबदेही होगी। और देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता विकास के मामलों में इस साल आगे रहे संस्थानों की रैंकिंग जो है वो जारी कर दी गई है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन अचीवमेंट्स में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास लगातार तीसरी बार पहले पायदान पर है। इसके बाद IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT कानपुर का नंबर है। वहीं राज्य सरकारों की ओर से संचालित तकनीकी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी दूसरे और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तीसरे स्थान पर है। वहीं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को सरकारी और सहायता प्राप्त तकनीकी महाविद्यालयों की श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने वर्चुअली देश भर के सभी IIT, NIT, IISc समेत कुल 1438 संस्थानों की रैंकिंग को जारी किया। इसे शिक्षा मंत्रालय और AICTE द्वारा तैयार किया गया है। संस्थानों की रैंकिंग को 9 अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, जिसमें केंद्र की ओर वित्त पोषित तकनीकी संस्थान, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय, राज्य स्टैंड अलोन तकनीकी कॉलेज, निजी विश्वविद्यालय, गैर तकनीकी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर। अब नजर राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए लागत की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासन, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा, उद्योग, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति सहित व्यापक क्षेत्रों की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को त्रिपुरा दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण 3400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में लगभग 50 करोड़ रुपए की कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए शाह ने प्रशासन से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सतर्क रहने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फर्रुखाबाद में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीवा के सुरई इको टूरिज्म जोन में
क्रोकोडाइल सफारी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खटीमा और आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन मानचित्र में ऊंचा स्थान दिलाना इस योजना का उद्देश्य है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने आज 58 नई सरकारी बसों की शुरुआत की। पीआरटीसी के 30 बस और पनबस के 28 बस इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कुछ दूर तक बस का संचालन किया। राज्य के बेड़े में पहली बार 400 करोड़ रुपए की लागत से 842 आधुनिक वाहन शामिल किए गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज साउथ 24 परगना में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में साउथ 24 परगना और गंगा सागर के लिए 866 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बैठक में स्कूल खोलने पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रियंका वाड्रा ने महिलाओं की समस्याएं सुनी और प्रदेश की 8 लाख महिलाओं को रोजगार देने का वादा किया। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने जा रही है। इस सिलसिले में सन फार्मा के संस्थापक दिलीप सांघवी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की और इस पर विस्तार से बात की। झारखंड में 26 जनवरी से पेट्रोल 25 रुपए तक सस्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात का ऐलान किया। हालांकि सस्ते पेट्रोल का लाभ सिर्फ बीपीएल वालों को ही मिलेगा। बीपीएल कार्ड धारकों को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल सस्ता मुहैया कराया जाएगा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बीच जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों से कई प्रकार की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को अति आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के 13 सदस्यीय दल ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, गृह और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। नागालैंड फायरिंग मामले में जांच के लिए एक टीम मोन जिले के ओटिंग गांव पहुंची। सेना ने राज्य की जांच टीम को उन सैनिकों का बयान दर्ज करने की अनुमति दी जो इस घटना में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में आधुनिक तकनीक से लैस ब्लैक पैंथर कमांड व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज इसे हरी झंडी दी। हाई और नाइट विजन 14 कैमरों से लैस ये बुलेट प्रूफ गाड़ी रात के अंधेरे में हमला करने में सक्षम है। केरल में पर्यटन विभाग की ओर से वाटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बेपोर मरीना बीच पर 4 दिवसीय बेपोर जल उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इसमें कयाकिंग, बांस, राफ्टिंग, नौकायन, रेगाटा जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने नए साल के मौके पर संभावित भीड़ को देखते हुए 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक सभी पार्कों और चिड़ियाघर को बंद रखने का आदेश दिया है। और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इस सप्ताह के अंत तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। कुछ राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर से जो 2 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, जबकि उत्तरी राजस्थान में भी पहली और दूसरी जनवरी को शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले 3 दिनों में घना कोहरा छाया रह सकता है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड है। गुलमर्ग में इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर में तापमान 0 से 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। सेंचुरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पकड़ बना ली है। मैच के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन से आगे खेलना शुरू किया और दूसरी पारी में 174 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के सामने 305 रनों का लक्ष्य रखा गया। दक्षिण अफ्रीका ने 25 ओवर में 2 विकेट खोकर 59 रन बना लिए हैं। भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे, जिसमें केएल राहुल 123 रन बनाए थे, जिसके बाद भारतीय बॉलर्स ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 197 पर ऑल आउट कर दिया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं काशी महोत्सव के रंगों के साथ।